threat of war looms. कि हमने पिछली वीडियो की लास्ट में देखा था कि विस्टी ने एलिसेंट से शादी की घोषणा कर दी थी और वह कहानी 3 साल आगे बढ़ती है और हम स्टेप स्टोन में चल रही वॉर को देखते हैं जहां पर क्रैब फीडर व्यापारी को तड़पा तड़पा कर मार रहा था और उस व्यापारी को अपनी राजा विस्टी पर भरोसा है कि वो अपने ड्रैगन्स को लेकर यहाँ पर आएंगे और क्रैब फीडर को जला देंगे। लेकिन फिर तभी वहाँ पर डायमंड अपने रेड ड्रैगन पर आता है और क्रैब फीडर की पूरे आर्मी पर आग बरसाने लग जाता है, जिसमें वो व्यापारी भी ड्रैगन के पांव के नीचे आकर मारा जाता है। ड्रैगन से बचने के लिए वो क्रैब फीडर और उसकी आदमी फिर अंदर गुफा में भाग जाते हैं, जहाँ पर डायमंड क्रैब फीडर को 1-on-1 फाइट का चैलेंज देता है, लेकिन क्रैब फीडर बाहर नहीं जाता है। फिर वो सब तीर से ड्रैगन और डायमंड पर हमला कर देते हैं, जिसमें डायमंड को एक तीर लग जाता है और उसको वापस जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में विस्टी और एलिसेंट का एक 2 साल का बेटा हुआ है जिसका नाम आइगन है और यही हम एलिसेंट के पिता की राजनीति को जान पाते हैं कि वो आइगन को राजा बनाना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो उन्हें रिहानिया को हटाना होगा क्योंकि अभी भी वो राजा की उत्तराधिकारी जो है। तो महल में अभी आइगन की 2nd बर्थडे पार्टी चल रही होती है जहाँ पर रिहानिया मौजूद नहीं है, जहाँ पर तभी उनका कमांडर जो कि लैनिस्टर है वो राजा को स्टेपस्टोन में चल रही लड़ाई के बारे में बताता है, लेकिन राजा को तो उस लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं था और वो अभी भी अपनी बेटी यानी रिहानिया को ढूंढ रहे थे। जहाँ एलिसेंट को रिहानिया एक बगीचे में मिल जाती है, लेकिन रिहानिया तो अभी भी अपनी दोस्त एलिसेंट और अपने फादर पर काफी गुस्सा थी क्योंकि ऑब्वियसली उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके फादर से शादी जो कर ली थी। लेकिन एलिसेंट उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है और उसे अपने साथ में शिकार पर चलने के लिए बोलती है। वो सब लोग एगन के बर्थडे की खुशी में शिकार पर जा रहे थे और शिकार पर चलने का आदेश राजा का था, तो इसलिए रिहानिया को उनके साथ जाना पड़ जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कि एलिसेंट दूसरे बच्चे के लिए प्रेग्नेंट है और राजा अभी भी रिहानिया पर ही शादी का दबाव डाल रहे थे क्योंकि उसकी उम्र भी बढ़ रही थी और वो 17 साल की हो गई थी। जंगल में सभी लॉर्ड्स मौजूद थे जिनमें लैनिस्टर्स भी थे। वहाँ पर राजा और एगन का स्वागत काफी तालियों से होता है। वहीं पार्टी हॉल में रिहानिया की बहस एक आंटी से हो जाती है जो कि स्टेपस्टोन में चल रहे युद्ध के बारे में बात कर रही थी, जहाँ ऐसी ताने मारने वाली लड़ाई में रिहानिया का साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि एलिसेंट देती है। लेकिन भाई हमारी रिहानिया तो रिहानिया ही है, वो तो उस आंटी की अकेले ही बोलती को बंद करवा देती है। बाहर आने पर रिहानिया की मुलाकात होती है जैसन लैनिस्टर से, जो कि उसे बता रहा था कि उनके पास सब कुछ है सिर्फ एक ड्रैगन को छोड़कर। दरअसल जैसन इनडायरेक्टली रिहानिया को शादी के लिए जो पूछ रहा था, जहाँ पर इस कन्वर्सेशन के एंड में जैसन रिहानिया को लेडी वाइफ बुलाता है, जिसे सुनकर तो रिहानिया भाई बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और अपने पिता के पास आ जाती है। फिर रिहानिया के फादर भी रिहानिया को जैसन से शादी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन रिहानिया उन्हें मना कर देती है, जिस पर दोनों की एक तगड़ी बहस स्टार्ट हो जाती है क्योंकि राजा को रिहानिया की शादी के लिए बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे थे, बट रिहानिया तो मान ही नहीं रही थी। जहाँ पर उनकी बहस को रोकने का काम करते हैं हैंड ऑफ किंग, क्योंकि दोनों बाप बेटी तो सबके सामने ही लड़ने लग गए थे। जहां हैंड ऑफ किंग राजा को शिकार पर चलने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने शिकार को पकड़ जो लिया था। वहीं फिर अपने पिता की बातें सुनकर रिहानिया घोड़े पर बैठकर गुस्से में वहां से निकल जाती है, जहां उसकी सुरक्षा के लिए सर क्रिस्टोन कूल भी उसके पीछे चले जाते हैं। वहीं फिर दूसरी तरफ जैसन लैनिस्टर भी राजा से बात करने के लिए आ जाता है और जैसन की उटपटांग बातें सुनकर तो राजा समझ ही जाते हैं कि उनकी बेटी ने आखिरकार इस नमूने को रिजेक्ट किया क्यों है। जहाँ तभी हैंड ऑफ किंग आकर उनसे उनका डिसीजन पूछते हैं, लेकिन राजा हैंड ऑफ किंग को समझा देते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो रिहानिया को खुश देखना चाहते हैं। बट बेटी को खुश रखने वाली बात हैंड ऑफ किंग को कहाँ ही समझ में आने वाली थी, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही अपनी बेटी की कुर्बानी राजा से शादी करवा के दे दी थी, जबकि वो नहीं करना चाहती थी। कोई और चारा न मिलने के बाद हैंड ऑफ किंग राजा के सामने रिहानिया की शादी एगन के साथ में करने की बात कहता है। मतलब देख रहे हो दोस्तों, जो एगन अभी सिर्फ 2 साल का है और ये उसका रिश्ता लेकर आए हैं, और तो और वो भी उसके भाई के साथ में। राजा इस सुझाव को सुनकर बहुत हंसते हैं और उस पागल को वहां से भगा देते हैं। राजा अपनी बेटी की शादी की टेंशन में बहुत शराब पीने लग गए थे, लेकिन तभी उनके सामने स्टार्क आकर राजा को सुझाव देते हैं कि वो अपनी रिहानिया की शादी कॉर्लिस के बेटे से करवा दे, जिससे कि कॉर्लिस और उनके बीच के रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। राजा को स्टार्क का सुझाव काफी पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ रात में किंग्स गार्ड यानी कि क्रिस्टन और रिहानिया साथ में होते हैं, जो कि एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे थे। जहाँ क्रिस्टन सबसे महान किंग्स गार्ड बनना चाहता था और वहीं रिहानिया को तो ये भी पता नहीं था कि वो रानी बनेगी या फिर नहीं,
क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर में अब उसका भाई अगन जो आ चुका था। लेकिन तभी उन पर एक जंगली सुअर अटैक कर देता है और रिहानिया तो भाई एकदम स्टाइल में बहुत ही मस्त तरीके से उसे मारकर गिराकर अपना गुस्सा निकाल लेती है। वहीं कैंप में राजा एलिसन को अपने दिल का हाल सुना रहा था कि उन्होंने अपने भाई डायमंड की वजह से मजबूरी में रिहानिया को उनका उत्तराधिकारी बनाया है। साथ ही वो कहते हैं कि उन्होंने सालों पहले सपने में देखा था कि उनका बेटा ही उनकी जगह लेकर राजा बनेगा। जहां उन्होंने एमा के साथ एक बेटे के लिए बहुत ट्राई किया था, लेकिन इसमें उनकी वाइफ एमा की ही जान चली गई। लेकिन अब उनका बेटा है तो इसलिए वो कंफ्यूज है कि उन्होंने सही फैसला लिया या फिर नहीं। फिर नेक्स्ट डे हम राजा को बारहसिंगा का शिकार करते हुए देखते हैं। राजा के पहले वार से ही बारहसिंगा नहीं मरता है, जिससे कि हमारे साथ साथ लॉर्ड्स को भी महसूस हो गया था कि राजा अब कमजोर हो गए हैं, लेकिन दूसरे वार में वो उसे जान से मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंप में रिहानिया ब्लडी लुक में एकदम एंट्री मारती है, जिसे देखकर तो सब हैरान ही हो जाते हैं। वहीं शिकार से वापस लौट रहे हैंड ऑफ किंग अपनी बेटी यानी कि एलिसन को समझाने लग जाते हैं कि एगन ही राजा बनेगा। लेकिन एलिसन उनकी बात का विरोध करती है क्योंकि उसे पता था कि रिहानिया ही एक अच्छी रानी बन सकती है। फिर भी हैंड ऑफ किंग के अनुसार एगन ही राजा का पहला वारिस है और रिहानिया एक लड़की है जिसे उनके लॉर्ड्स और देवता भी रानी बनने नहीं देंगे। रिहानिया की वजह से एगन को राजा बनने में काफी रुकावट तो जरूर हो सकती है, लेकिन एट द एंड तो एगन ही राजा बनेगा। ये बात सुनने के बाद तो एलिसन राजा से मिलने के लिए आती है और दोनों रिहानिया की शादी के बारे में बात करने लगते हैं कि उसे जेसन लैनिस्टर तो पसंद नहीं आया है। राजा और एलिसन दोनों को पता है कि रिहानिया अपनी मर्जी और अपनी पसंद की लड़के से ही शादी करेगी और वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। वहीं फिर राजा को कॉर्लिस के भाई से एक लेटर आया था जिसमें उसने राजा से मदद मांगी थी क्योंकि वो स्टेप स्टोन में जंग हार रहे थे। राजा का मूड बिल्कुल नहीं था कि वो उनकी हेल्प करे, क्योंकि राजा अभी भी कॉर्लिस और अपने भाई डायमंड से काफी ज्यादा गुस्सा थे और वो इसलिए गुस्सा थे क्योंकि उन दोनों ने उनके फैसले का इंतजार नहीं किया था और वो अकेले ही क्राफ्ट फीडर से जाकर भिड़ गए थे और वो भी उन्हीं के इलाके में। लेकिन यहाँ पर एलिसन उन्हें समझाती है कि वो अपनी नाराजगी किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अभी उनकी मदद की तो इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि वो उनके एहसान तले दब जाएंगे और दूसरा कि सारे लोग क्राफ्ट फीडर से आजाद हो जाएंगे। राजा को उसका सुझाव काफी पसंद आता है और वो गोल्डन आर्मी के सोल्जर्स के थ्रू फिर एक लेटर डायमंड के पास भिजवाते हैं। वहीं उनसे मिलने के लिए रिहानिया आती है तो राजा उसे माफी मांगते हैं क्योंकि वो उसकी जबरदस्ती शादी जो करवाना चाहते थे। रिहानिया को लग रहा था कि राजा उसकी जगह एगन को अपनी जगह देना चाहते हैं, बट राजा उसे समझाते हैं कि उनका उत्तराधिकारी वही रहेगी। सो कंफ्यूजिंग, ये कैसा राजा है जो कि एलिसन के सामने बोल रहा था कि एगन को राजा बनाएंगे और रिहानिया के सामने बोलता है कि वही राजा बनी रहेगी। राजा रिहानिया की शादी इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि रिहानिया 2 साल से उनसे गुस्सा थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि रिहानिया का गुस्सा शायद शादी के बाद सही हो जाएगा, क्योंकि वो एक नए परिवार का हिस्सा बन जाएगी और खुद का एक परिवार बसाएगी। राजा रिहानिया को ये बोलकर शादी के लिए मना लेते हैं कि वो शादी करके खुद को फिर इस थ्रोन के काबिल बना सकती है और राजा की जगह ले सकती है। जाने से पहले राजा अपना प्यार रिहानिया की माँ यानी कि एमा के लिए कन्फेस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो स्टेप स्टोन में सबका बुरा हाल हो रखा था, लेकिन डायमंड ने अपने ड्रैगन से आग बरसाने का काम जारी रखा था। क्लाइमैक्स तो गाइस बहुत ही शानदार होने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वेल, तो डायमंड के ड्रैगन की आग का असर न तो क्राफ्ट फीडर को हो रहा था और न ही उनके साथियों को, क्योंकि वो सब पहाड़ की गुफाओं में जो छुपे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कॉर्लिस अपने भाई के साथ में प्लान बना रहा था कि वो क्राफ्ट फीडर को मारे कैसे, क्योंकि ड्रैगन से तो वो जीत ही नहीं पा रहे थे। बीतते वक्त के साथ उनके लोग और खाना दोनों ही खत्म हो रहे थे क्योंकि ये युद्ध 3 साल से चल रहा था। फिर कॉर्लिस का भाई एक प्लान उनके सामने रखता है कि उन्हें किसी ऐसी को क्राफ्ट फीडर के पास भेजना होगा जिसे देखकर वो सब उसे मारने के लिए अपनी गुफाओं से बाहर आ जाएं। लेकिन सब उसके प्लान का विरोध करते हैं क्योंकि वो डायमंड को बेट की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। वहीं डायमंड भी क्राफ्ट फीडर पर आग बरसाकर वापस आ गया था कि तभी वहां पर राजा के मैसेंजर्स आ जाते हैं। राजा का खत पढ़ने के बाद तो डायमंड उनके मैसेंजर्स को मारने ही लग जाता है, क्योंकि राजा ने उनकी मदद के लिए 10 शिप और 20,000 सैनिक भेजे थे और उसमें भी वो उनका एहसान जताते हुए। डायमंड तो बस अपने बड़े भाई का प्यार पाना चाहता था कि उसका भाई उसकी तारीफ करे कि उसने उसकी मर्जी के बगैर ही उसके राज्य पर आई हुई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने में हेल्प की है। लेकिन भाई यहाँ तो राजा डायमंड को ही गलत बोल रहे थे, जहाँ डायमंड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो निराश होकर फिर अकेला ही क्राफ्ट फीडर के इलाके में पहुंच जाता है।
और साथ ही वो एक सफेद कपड़े को झंडे के रूप में इस्तेमाल करके खुद को क्राफ्ट लीडर के हवाले करने लगता है और उसने अपनी तलवार भी उनके सामने झुका दी थी। ये सब कुछ देखकर तो भाई क्राफ्ट लीडर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो आसानी से डायमंड के ऊपर भरोसा कर ले। तो वो आसमान में देखकर चेक करता है कि कहीं ड्रैगन तो नहीं घूम रहे हैं, लेकिन आसमान में ड्रैगन नहीं थे। तो वो अपने कुछ आदमियों को डायमंड के पास भेजता है, जहाँ तीरंदाजों ने भी बहुत अच्छे तरीके से डायमंड पर निशाना साध कर रखा हुआ था कि अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो उसे तीरों से छलनी कर देंगे। लेकिन जैसे ही क्राफ्ट लीडर के लोग डायमंड के पास पहुंचते हैं, उसकी तलवार लेते हैं, तो तुरंत वो उन लोगों को मारकर क्राफ्ट लीडर की ओर बढ़ने लग जाता है। डायमंड ने अपनी चालाकी तो दिखा दी थी और अब वो तीरंदाजों को अपनी फुर्ती भी दिखा रहा था। जहां उसे रोकने के लिए कुछ और लोग गुफा से निकलकर उसकी ओर बढ़ते हैं, तो डायमंड उन्हें अपना डायमंड वाला रूप दिखाकर सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ तीर लग जाते हैं और वो घायल होकर एक बग्गी के नीचे जाकर छुप जाता है, जहाँ पर डायमंड को घायल देखकर उस पर क्राफ्ट लीडर की सारी आर्मी टूट पड़ती है। और जब तक डायमंड खुद को संभाल कर लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहा होता है, वो चारों तरफ से घिर चुका था। लेकिन क्राफ्ट लीडर ये देखकर शॉक था कि कॉर्लिस भी अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर पहुंच गया है और उन सब पर हमला कर रहा है। जिन लोगों ने डायमंड को घेर कर रखा था, वहाँ पर उन सबको डायमंड का रेड ड्रैगन जलाकर मार डालता है। साथ ही जो तीरंदाज थे, उन्हें तो कॉर्लिस और राइनस के बेटे यानी लैंडर ने अपने ड्रैगन सी स्मोक की मदद से जलाकर मार दिया था। तो बाजी तो पूरी तरह से डायमंड के हाथ में थी। और ये सब कुछ देखकर तो क्राफ्ट लीडर फिर से अपनी गुफा में भाग जाता है। डायमंड ने भी उसे गुफा में जाते हुए देख लिया था, तो वो भी फाइनल बैटल के लिए गुफा के अंदर पहुंच जाता है। बाहर कॉर्लिस और उसकी आर्मी ने पूरी क्राफ्ट लीडर के आदमियों को पूरी तरह से निपटा दिया था। फिर हम एंड में डायमंड को देखते हैं, जो कि केजीएफ के रॉकी भाई की तरह ही क्राफ्ट लीडर की बॉडी को काट कर उसे गुफा से बाहर घसीटते हुए लाता है। ही इज अ मॉन्स्टर टू। डायमंड को खून में लथपथ देखकर कॉर्लिस भी समझ आता है कि उसने क्राफ्ट लीडर को मार दिया है।